सुप्रभात, नमस्कार। आप देख रहे हैं टॉप न्यूज। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। आप सभी का स्वागत है टॉप न्यूज में। अगले आधे घंटे हम आपको बताएंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, बताएंगे आपको आर्थिक जगत और खेल जगत से जुड़े समाचार भी। आइए शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। कोविड के नए मामलों में हुआ इजाफा। एक दिन में आए कोरोना संक्रमण के 754 नए मामले। केंद्र ने 6 राज्यों को पत्र लिखकर जारी किए दिशा निर्देश। तालिबानी कर्मचारियों को प्रशिक्षण की खबर से विदेश मंत्रालय का किनारा। विदेश मंत्रालय प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा, अफगानिस्तान में तालिबान की स्थापना को मान्यता नहीं देने की सरकार की स्थिति में कोई बदलाव नहीं। भारत ने स्वदेश में विकसित 70,584 करोड़ रुपए के सैन्य साजो सामान की खरीद को दी स्वीकृति। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में रक्षा अधिग्रहण परिषद ने खरीद प्रस्ताव पर किया फैसला। फैसले से घरेलू रक्षा विनिर्माण को मिलेगी मजबूती। शक्तिकांत दास गवर्नर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित। विपरीत परिस्थितियों और वैश्विक चुनौतियों के बीच भारतीय बैंकिंग व्यवस्था को स्थिरता प्रदान करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका सेंट्रल बैंकिंग ने किया पुरस्कृत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट संदेश के माध्यम से दी बधाई। और भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सीरीज का पहला वनडे मैच आज मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में रोहित की अनुपस्थिति में हार्दिक करेंगे भारतीय टीम की कप्तानी। और आइए टॉप न्यूज में अब नजर डालते हैं खबरों पर विस्तार से। और संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण का आज 5वां दिन है और राज्यसभा लोकसभा यानी कि संसद के दोनों ही सदनों में महत्वपूर्ण कार्य सूचीबद्ध हैं। लोकसभा की कार्यवाही की बात करें तो लोकसभा में साल 2023-24 के लिए जम्मू कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र के बजट पर सामान्य चर्चा होना सूचीबद्ध है। इसके अलावा वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए जम्मू कश्मीर और संघ राज्य क्षेत्र की अनुदानों की मांग पर चर्चा और मतदान होना भी आज की कार्यसूची में शामिल है। साथ ही 2023-24 के लिए रेल मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अनुदानों की मांगों पर चर्चा और मतदान के लिए आज की कार्यसूची में ये सूचीबद्ध है। आपको बता दें कि विधेयकों की संभावित सूची की अगर बात की जाए तो 3 विनियोग विधेयक पेश किए जाने और विचार और पारित किए जाने के लिए आज की कार्यसूची में शामिल हैं। संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल 20 मार्च 2023 से शुरू हो रहे सप्ताह के लिए कार्य के बारे में सदन में वक्तव्य देंगे। और इसके अलावा संसद के उच्च सदन यानी कि राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा में आज गैर सरकारी सदस्यों के कार्य के दौरान विभिन्न गैर सरकारी विधेयक पेश और विचार तथा पारित किए जाने के लिए सूचीबद्ध हैं। साथ ही संसदीय कार्य राज्य मंत्री वी मुरलीधरन 20 मार्च 2023 से शुरू होने वाले सप्ताह के दौरान सरकारी कार्य के संबंध में राज्यसभा में वक्तव्य देंगे। वहीं इससे पहले गुरुवार को विभिन्न मुद्दों पर विपक्षी सदस्यों के अवरोध के कारण लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही बाधित रही। राज्यसभा की कार्यवाही एक बार के स्थगन के बाद दोपहर 2 बजे पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। वहीं लोकसभा की कार्यवाही एक बार के स्थगन के बाद दिन भर के लिए स्थगित करनी पड़ी। बात करते हैं अगली खबर की। पंजाब के अमृतसर में शिक्षा पर G20 देशों के कार्यकारी समूह की बैठक में भाग ले रहे प्रतिनिधियों ने अनुसंधान को बेहतर बनाने, भागीदारी के जरिए नवाचार को बढ़ावा देने और क्षमता निर्माण पर मंथन किया। बुधवार को शुरू हुई 3 दिवसीय बैठक में G20 देशों, अतिथि देशों और यूनिसेफ जैसे आमंत्रित संगठनों के 55 से अधिक प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय उच्च शिक्षा सचिव के संजय मूर्ति ने की। इस बैठक में प्रतिनिधियों ने ज्ञान साझा करने की महत्ता और साझा वैश्विक चुनौतियों के समाधान तलाशने के लिए भागीदारी करने पर चर्चा की। G20 देशों ने उन समस्याओं की पहचान करने और उन्हें हल करने पर जोर दिया जो प्रभावी अकादमिक अनुसंधान भागीदारी में बाधा पहुंचाती हैं। इसमें शोधकर्ताओं और छात्रों के आदान प्रदान, अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान, डेटा निजता और अन्य नैतिक चिंताओं के लिए संयुक्त भागीदारी पर रूपरेखा बनाने की भी चर्चा की गई।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास को अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका सेंट्रल बैंकिंग द्वारा 2023 के लिए गवर्नर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी। शक्तिकांत दास को 15 मार्च को इस अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। प्रधानमंत्री ने गुरुवार की देर रात ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, ये हमारे देश के लिए बहुत गर्व की बात है कि आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास को सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड्स 2023 में गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। उन्हें बधाई। ये ट्वीट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिखा और उसके बाद आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास को उनके नेतृत्व और उनके कार्यकाल के दौरान उत्पन्न हुई कई संकटों से निपटने के लिए सम्मानित किया गया है। ये आपको बताना चाहेंगे। शक्तिकांत दास ने दिसंबर 2018 में आरबीआई गवर्नर के रूप में कार्यभार संभाला था। बात करते हैं अगली खबर की। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल में रिक्तियों में पूर्व अग्निवीरों के लिए 10% आरक्षण की घोषणा की है। मंत्रालय ने एक सप्ताह पहले सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ में भी उनके लिए ऐसा कदम उठाया था। मंत्रालय ने अग्निवीरों के लिए अधिकतम आयु सीमा में छूट की थी, इसकी घोषणा भी की थी। यह अग्निवीरों के पहले बैच या बाद के बैचों के आधार पर मिलेगी। इसके लिए केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल अधिनियम 1968 के तहत बनाए गए नियमों में संशोधन किया गया है। पूर्व अग्निवीरों के पहले बैच के उम्मीदवारों के लिए अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष तक और अन्य बैचों के उम्मीदवारों के लिए 3 वर्ष तक की छूट दी जाएगी। वहीं भारत सरकार ने गुरुवार को स्पष्ट किया कि अफगानिस्तान में तालिबान की स्थापना को मान्यता नहीं देने की सरकार की स्थिति में कोई बदलाव नहीं आया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने इस मामले में स्थिति स्पष्ट करते हुए बताया कि काबुल में तालिबान की स्थापना के प्रति भारत सरकार के रुख में कोई बदलाव नहीं आया है। ये टिप्पणी अफगान विदेश नीति निकाय द्वारा अधिकारियों को भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के तहत एक ऑनलाइन कार्यक्रम में भाग लेने के लिए कहने की खबरों के बीच आई है। अफगान विदेश मंत्रालय के तहत कूटनीति संस्थान ने कथित तौर पर काबुल में अधिकारियों को ITEC पाठ्यक्रम के लिए पंजीकरण करने के लिए कहा, जिसे IIM कोझिकोड द्वारा आयोजित किया जाना था। मीडिया ब्रीफिंग में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने यह भी कहा कि भारतीय पक्ष ऐसी किसी भी संस्था को कोई नोट वर्बल जारी नहीं करता, यानी कि इस प्रशिक्षण कार्यक्रम से सरकार की तरफ से कोई मान्यता नहीं दी गई है। वहीं भारत में एक बार फिर कोरोना के नए मामले सामने आने के बाद सरकार ने लोगों से सतर्कता बरतने को कहा है। कोविड के नए केसों की संख्या में अचानक इजाफा हुआ है। केंद्र ने गुरुवार को 6 राज्यों महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक को कोविड-19 संक्रमण के संभावित स्थानीय प्रसार का हवाला देते हुए जोखिम मूल्यांकन आधारित दृष्टिकोण का पालन करने के लिए कहा है। एक दिन में कोरोना संक्रमण के 754 नए मामले सामने आने के बाद देश में अभी तक संक्रमित हुए लोगों की संख्या बढ़कर 4,46,92,710 हो गई है। देश में करीब 4 महीने बाद संक्रमण के 700 से अधिक दैनिक मामले सामने आए हैं। लिहाजा कोरोना के प्रति हम सभी को सतर्क रहने की जरूरत है। बात करते हैं अगली खबर की। इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन भी किसी और टेक्निकल एप्लीकेशन की तरह साइबर हमलों का शिकार बन सकता है। लोकसभा में एक लिखित जवाब में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम यानी कि CERT-in को इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन से संबंधित उत्पादों और अनुप्रयोगों में कमजोरियों की रिपोर्ट मिली है। आपको बता दें कि इस रिस्पांस टीम को भारत में साइबर सुरक्षा घटनाओं पर नजर रखने और निगरानी करने के लिए अधिकृत किया गया है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा, सरकार विभिन्न साइबर सुरक्षा खतरों से पूरी तरह से अवगत है और हैकिंग के मुद्दे से निपटने के लिए सक्रिय रूप से कदम उठा रही है। उन्होंने कहा कि CERT-in को दी गई और ट्रैक की गई जानकारी के अनुसार 2022 में 13,91,457 साइबर क्राइम की घटनाएं रिकॉर्ड की गई हैं। अब जल्द ही विदेशों में भारतीय यूनिवर्सिटी के कैंपस खुलेंगे। भारतीय विश्वविद्यालय अपने विदेशी कैंपस स्थापित करने के लिए अफ्रीकी और खाड़ी देशों थाईलैंड और वियतनाम का रुख कर सकते हैं। इसके लिए नियम तैयार हो चुके हैं और इस संबंध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 1 माह में घोषणा कर सकता है।
यूजीसी के अध्यक्ष एम जगदीश कुमार ने यह जानकारी देते हुए कहा कि कई देश भारतीय विश्वविद्यालयों को अपने यहां कैंपस स्थापित करने के लिए बुनियादी ढांचा प्रदान करने के लिए आगे आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिन देशों में प्रवासी भारतीयों की संख्या अधिक है, वो देश इस संबंध में आगे आ रहे हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग उन संस्थानों को वैसे देशों की पहचान करने में मदद करेगा जहां वो अपने विदेशी परिसर स्थापित कर सकते हैं। तो शिक्षा के लिहाज से एक ये अच्छी खबर है। अब बात करते हैं अगली खबर की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू केरल के दौरे पर हैं। आपको बता दें कि आज राष्ट्रपति कोल्लम में माता अमृतानंदमयी मठ जाएंगी। साथ ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तिरुवनंतपुरम में उनके सम्मान में आयोजित होने वाले नागरिक स्वागत समारोह में भाग लेंगी। नागरिक स्वागत समारोह में राष्ट्रपति रचना के माध्यम से कुटुंबश्री @25 केरल में महिलाओं की समकालीन कहानियां और अनुसूचित जनजाति के व्यापक विकास से जुड़ी योजना उन्नति का भी उद्घाटन करेंगी। इससे पहले गुरुवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने केरल की कोच्चि में समुद्री योद्धाओं को युद्ध कौशल सिखाने वाले INS द्रोणाचार्य को प्रेसिडेंट्स कलर प्रदान किया। राष्ट्रपति ने INS विक्रांत का दौरा किया और अधिकारियों और नाविकों के साथ बातचीत भी की। राष्ट्रपति ने कहा कि स्वदेश निर्मित आधुनिक विमान वाहक पोत भारत के आत्मनिर्भर भारत की दिशा में आगे बढ़ाने का प्रमाण है। वहीं बात करते हैं मौसम के हाल की। देश के कई हिस्सों में बारिश दर्ज की गई है। इस बीच मौसम विभाग ने किसानों से पंजाब हरियाणा में सरसों, मध्य महाराष्ट्र मध्य प्रदेश में गेहूं और दालों की फसलों की कटाई स्थगित करने के लिए कहा है। पश्चिमी विक्षोभ की वजह से बारिश ने गर्मी से फौरी राहत तो दी है, लेकिन किसानों के लिए चुनौतियां बढ़ा दी हैं। पहाड़ी राज्यों उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में बर्फबारी भी हुई है। मौसम विभाग ने पंजाब और हरियाणा में बारिश बंद होने तक सरसों की कटाई न किए जाने की सलाह दी है और यदि पहले ही कटाई हो चुकी है तो नुकसान से बचने के लिए सुरक्षित स्थानों पर उन्हें स्टोर करने के लिए यानी कि उनकी बेहतर भंडारण व्यवस्था करने की सुझाव दिया है। गेहूं की फसलों की सिंचाई रोक देने की सलाह भी दी गई है मौसम विभाग की तरफ से। और साथ ही मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड में सेब, नाशपाती, बेर और आड़ू के बागों को ओलों से बचाने के लिए इंतजाम करने की सलाह दी है। यही सलाह मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में फलों के बागानों के लिए भी दी गई है। इसी के साथ टॉप न्यूज में फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो आपको बताएंगे टॉप 10 हेडलाइंस, साथ ही अंतर्राष्ट्रीय खबरें। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और टॉप न्यूज में अब नजर डालते हैं टॉप 10 हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को नई दिल्ली में ग्लोबल मिलेट सम्मेलन श्री अन्न का उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री जनसभा को भी संबोधित करेंगे। 2 दिन के इस सम्मेलन में उत्पादकों, उपभोक्ताओं और अन्य हितधारकों के बीच मोटे अनाज के प्रचार और जागरूकता सहित संबंधित मुद्दों की एक विस्तृत श्रृंखला पर सत्र आयोजित होंगे। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज से 2 दिवसीय कर्नाटक दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वो चित्रदुर्ग और तुमकुरू जिले में पार्टी के कार्यक्रमों में शामिल होंगे और बेंगलुरु में चुनाव प्रबंधन और प्रचार समिति की बैठक में हिस्सा लेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र राजनीतिक संकट से संबंधित उद्धव ठाकरे और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाले गुटों की एक दूसरे के खिलाफ दायर याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। आंध्र प्रदेश के वित्त मंत्री बुग्गना राजेंद्रनाथ ने विधानसभा में वित्त वर्ष 2023-24 के लिए राज्य का 2,79,279 करोड़ रुपए का बजट पेश किया।
इसमें 21,435 करोड़ रुपए वाईएसआर पेंशन कानूका के लिए आवंटित किए गए हैं। असम की वित्त मंत्री अजंता नियोग ने 2023-24 के लिए राज्य का 3.22 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया। इस बजट में छोटे स्तर पर उद्यमशीलता को बढ़ावा देने और विभिन्न विभागों में नई भर्तियां करने के लिए कोष की घोषणा की गई है। दिल्ली विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू होने जा रहा है। बजट सत्र के पहले दिन दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना का अभिभाषण होगा, जबकि मंगलवार 21 मार्च को बजट पेश किया जाएगा। बीजेपी ने इस दौरान केजरीवाल सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने गुरुवार शाम को कहा कि कक्षा 10 राज्य बोर्ड परीक्षा के सामान्य विज्ञान प्रश्न पत्र लीक होने के कुछ दिनों बाद असमिया का पेपर भी लीक हो गया है। शर्मा ने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड असम को परीक्षा रद्द करने और इसे पुनर्निर्धारित करने की सलाह दी है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव आज कोलकाता में होने वाली पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक में शामिल होंगे और वो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से उनके आवास पर मुलाकात भी करेंगे। इस साल के अंत में राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव और 2024 में लोकसभा चुनाव के चलते रणनीतियों पर चर्चा के लिए पार्टी 18 मार्च से कोलकाता में अपनी 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी आयोजित कर रही है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत आज लाल किले में आयोजित होने वाले कार्यक्रम में 4 वेदों में से एक सामवेद के पहले उर्दू अनुवाद का शुभारंभ करेंगे। वैदिक संस्कृत से उर्दू में अनुवाद बॉलीवुड के पटकथा लेखक और फिल्म निर्माता इकबाल दुर्रानी ने किया है। संघ को उम्मीद है कि इससे मुस्लिम आबादी के एक बड़े वर्ग को प्राचीन भारतीय पाठ तक पहुंचने और उसके संदेश को आत्मसात करने में मदद मिलेगी, जिसको पूरी मानवता की भलाई के लिए माना गया है। और राष्ट्रीय राजधानी में 11वां दिल्ली साहित्य महोत्सव आज से शुरू हो रहा है। इस महोत्सव में इतिहासकार विलियम डलरिम्पल, फिल्मकार और डिजाइनर मुजफ्फर अली, गायक हंसराज हंस और लेखक आनंद रंगनाथन सहित कई प्रमुख हस्तियां शामिल होंगी। 3 दिवसीय उत्सव का आयोजन भारत पर्यावास केंद्र और साकेत स्थित डीएलएफ एवेन्यू में होगा, जिसका उद्घाटन केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव करेंगे। और टॉप 10 हेडलाइंस के बाद टॉप न्यूज में आइए अब आपको बताते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरें। सिलिकॉन वैली बैंक और सिग्नेचर बैंक के बाद बंद होने की कगार पर खड़ी फर्स्ट रिपब्लिक बैंक को बचाने में अमेरिकी सरकार जुट गई है। कैलिफोर्निया स्थित फर्स्ट रिपब्लिक बैंक के लिए सरकार ने 30 बिलियन अमेरिकी डॉलर के बचाव पैकेज का ऐलान किया है। आपको बता दें कि फर्स्ट रिपब्लिक बैंक सिलिकॉन वैली बैंक की तरह ही काम करता है। एक हफ्ते में 2 बैंक बंद होने से घबराए ग्राहकों ने फर्स्ट रिपब्लिक बैंक से करीब 40 बिलियन अमेरिकी डॉलर निकालने के बाद विफल हो गया है। 31 दिसंबर तक बैंक में 176.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर जमा थे। उष्णकटिबंधीय चक्रवात फ्रेडी ने दक्षिण पूर्वी अफ्रीका के मलावी में तबाही मचा दी है। मलावी में इस चक्रवात ने 300 से अधिक लोगों की जान ले ली है। सीएनएन ने भूभाग से घिरे देश के आपदा प्रबंधन मामलों के विभाग के हवाले से यह जानकारी दी है। मलावी के आपदा प्रबंधन विभाग के मुताबिक चक्रवात ने 326 लोगों की जान ले ली है। सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों में से एक चिलोब्वे में 30 से अधिक लोग मारे गए हैं, जबकि दर्जनों लोग अब भी लापता हैं। अमेरिका इराक युद्ध की 20वीं वर्षगांठ के मौके पर अमेरिका ने इराक में सैन्य कार्रवाई को खत्म करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। सीनेट में एक कानून पास हुआ जिसके तहत अमेरिका को इराक में सैन्य कार्रवाई बंद करनी। सीनेट में इस कानून के समर्थन में 68 वोट पड़े, जबकि विरोध में 27। आपको बता दें कि सीनेट ने मार्च 2003 में इराक पर आक्रमण को हरी झंडी दी थी। खास बात यह रही कि इस कानून के समर्थन में पड़े वोट में से 19 वोट रिपब्लिक डेमोक्रेट्स के भी शामिल हैं। This is the week the Senate will begin the process to end the legal authority that started the Iraq War 2 decades ago. March 19th will mark the 20th anniversary of that invasion.
The Iraq war has been over for more than 10 years. The reality on the ground has long since changed, so laws on the books must change too. वहीं रूस यूक्रेन युद्ध के बीच पोलैंड ने यूक्रेन को लड़ाकू विमान देने की योजना बनाई है। पोलैंड के मुताबिक वो यूक्रेन को करीब 1 दर्जन MiG-29 फाइटर प्लेन देने की योजना बना रहा है। इन फाइटर प्लेन्स के जरिए यूक्रेन को रूस के खिलाफ युद्ध लड़ने में मदद मिलेगी। आपको बता दें कि रूस के खिलाफ यूक्रेन की हथियार मांग को पूरा करने वाला पोलैंड पहला नाटो सदस्य बन जाएगा। राष्ट्रपति आंद्रेज डूडा के मुताबिक अगले कुछ दिनों के अंदर 4 युद्धक विमानों को यूक्रेन को सौंप दिया जाएगा, बाकी के सर्विसिंग के बाद दे दिए जाएंगे। आपको बता दें कि पोलैंड करीब 19 फाइटर प्लेन यूक्रेन को दे सकता है। वहीं सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाने के मामले में फ्रांस में विवाद बढ़ता जा रहा है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने विशेष संवैधानिक शक्ति का इस्तेमाल करते हुए सेवानिवृत्ति यानी कि रिटायरमेंट की उम्र 62 से बढ़ाकर 64 कर दी है। राष्ट्रपति के निर्देश पर फ्रांस प्रधानमंत्री ने अपने अधिकार का इस्तेमाल करते हुए इस कानून को संसद में पास कराया। सरकार के इस कदम से संसद और लोग काफी नाराज हैं और उन्होंने फ्रांस के संसद के बाहर प्रदर्शन किया। लोगों का मानना है कि मैक्रों के एक तरफा कदम से उनकी सरकार में अविश्वास पैदा हो जाएगा। वहीं ब्रिटिश सरकार ने सरकारी फोन में सुरक्षा के आधार पर चीनी ऐप टिकटॉक का इस्तेमाल करने पर रोक लगाने की घोषणा की है। इससे पहले अमेरिका और यूरोपीय संघ भी ऐसा ही कर चुके हैं। कैबिनेट ऑफिस मंत्री ओलिवर डाउडेन के मुताबिक टिकटॉक पर बैन तुरंत प्रभाव से लागू होगा। इसके बाद सरकारी कर्मचारी और मंत्री टिकटॉक का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। ब्रिटिश सरकार के मुताबिक यह कदम सावधानी बरतने के लिए उठाया गया है। हालांकि निजी फोन में टिकटॉक पहले की तरह इस्तेमाल किया जा सकेगा। वहीं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल और आउटलुक ईमेल समेत अपने ऑफिस सॉफ्टवेयर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स डाल रहा है। कंपनी के मुताबिक कोपिलॉट नाम की नई सुविधा एक प्रोसेसिंग इंजन है जो उपयोगकर्ताओं को लंबे ईमेल को सारांशित करने, वर्ड में ड्राफ्ट स्टोरीज और पावरपॉइंट में एनिमेट स्लाइड जैसी चीजों को करने की अनुमति देगा। और अंतर्राष्ट्रीय खबरों के बाद आइए अब नजर डालते हैं आर्थिक जगत की खबरों पर हमारे खास सेगमेंट बिजनेस बस के जरिए। तमाम विवादों के बीच शेयर मार्केट में अदानी समूह के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी कि NSE और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी कि BSE ने घोषणा की है कि अदानी समूह की कंपनियां अदानी एंटरप्राइजेस, अदानी पावर और अदानी विल्मर तीनों कंपनियों को शॉर्ट टर्म एडिशनल सर्विलांस मेजर ASM की लिस्ट से आज बाहर कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि NSE और BSE ने 8 मार्च को ASM ढांचे के तहत प्रमुख फर्म अडानी एंटरप्राइजेस सहित अदानी समूह की 3 फर्मों को रखा था। भारत ने स्वदेश में विकसित 70,584 करोड़ रुपए के सैन्य साजो सामान की खरीद को मंजूरी दी है, जिससे घरेलू रक्षा विनिर्माण को काफी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में रक्षा अधिग्रहण परिषद ने खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दी है। पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन के साथ लगभग 3 साल से जारी गतिरोध के बीच नए खरीद प्रस्तावों को हरी झंडी दे दी गई है। DAC ने सैन्य साजो सामान की खरीद के लिए 70,584 करोड़ रुपए की एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी को स्वीकृति दी, जिसके तहत सभी खरीद स्वदेशी रूप से डिजाइन, विकसित और निर्मित श्रेणी के तहत की जाएगी। और आइए अब नजर डालते हैं खेल जगत की बड़ी खबरों पर। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 वनडे मैचों की सीरीज की शुरुआत आज से हो रही है। सीरीज का पहला मैच आज मुंबई के ऐतिहासिक वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा। दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला भारतीय समय अनुसार दोपहर 1:30 बजे से शुरू होगा। इस मैच में निजी कारणों की वजह से रोहित शर्मा नहीं खेलेंगे, इसलिए इस मैच में कप्तानी हार्दिक पांड्या करते हुए नजर आएंगे। वनडे वर्ल्ड कप की तैयारी को देखते हुए यह सीरीज काफी अहम है। हालांकि हार्दिक इसे एक सामान्य सीरीज के तौर पर ही देख रहे हैं।
I don't think we are trying anything new. We will play according to the situation, what we have done, but obviously we'll be trying to be a little brave, which I think in last couple of series we are doing quite well. And as you said, knockouts. I think all these bilaterals only, as challenging it they can get, as close to the wire they can get. That's the only way we're going to learn and kind of start playing under pressure as well as knockout. So I don't think we need to even look at that right now. Past is past. We are looking forward for the future and hoping for the best things to come. और इसी के साथ ही टॉप न्यूज़ के इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही, लेकिन जाते जाते आपको छोड़े जाते हैं आज के दिन यानी कि 17 मार्च की तारीख से जुड़े इतिहास के साथ। आप आज की तारीख का इतिहास देखिए। साथ ही आपको बता दें कि संसद का बजट सत्र चल रहा है। ठीक 11 बजे संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आप संसद टीवी पर देख सकते हैं, हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर भी देख सकते हैं। और अब से कुछ देर बाद ठीक 10 बजे मेरे सहयोगी प्रतिबिंब शर्मा के साथ जरूर देखिए कार्यक्रम संसद में आज, जिसमें हम आपको बताएंगे संसद के दोनों सदनों की कार्यसूची और कार्यवाही से जुड़ी खास चर्चा। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। 17 मार्च साल 1962 को कल्पना चावला का जन्म हरियाणा के करनाल में हुआ। चावला अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला थीं। उनका पहला अंतरिक्ष मिशन 6 अंतरिक्ष यात्री चालक दल के रूप में शुरू हुआ। इस दल ने अंतरिक्ष शटल कोलंबिया की उड़ान STS-87 को उड़ाया था। अपने पहले ही मिशन पर चावला ने पृथ्वी की 252 कक्षाओं में 10.4 मिलियन मील से अधिक की यात्रा की। 16 दिन के इस मिशन से कल्पना 5 दिसंबर 1997 को सफलतापूर्वक पृथ्वी पर लौट आई। जनवरी 2003 को कल्पना ने कोलंबिया की उड़ान STS-107 से अपना दूसरा मिशन शुरू किया। सभी तरह के अनुसंधान और विचार विमर्श के बाद वापसी के समय कोलंबिया पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश के समय दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इसी के साथ अंतरिक्ष पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कल्पना चावला की दूसरी अंतरिक्ष यात्रा ही उनकी अंतिम यात्रा बनी।